हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू शिवम स्टडी नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 समाज शास्त्र सोशियोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में सोशियोलॉजी का पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपके 2025 बोर्ड के लिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। बोर्ड पेपर में 100% यही प्रश्न आएगा जो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव को में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यदि आप लोग अपना टेस्ट देना चाहते हैं तो इसी के हिसाब से अपना टेस्ट भी दे सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट देखिए कि सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन किन भाषाओं से हुई है, यानी किन किन भाषाओं से जो सोशियोलॉजी है, क्योंकि चैप्टर जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम ही है सोशियोलॉजी जिसका अर्थ है समाजशास्त्र। तो सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि क्या है, दो शब्द कौन सी हैं, वो आपका हो जाएगा लैटिन ग्रीक, यानी पहले का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। लैटिन ग्रीक से बना है। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, जो लैटिन है, लैटिन का अर्थ होता है सोशियस। देखिए दो शब्द बना है जो है सोशियस और लॉजस, यानी सोशियोलॉजी। तो सोशियस का अर्थ होता है एक प्रकार से क्या है, समाज, और लॉजस का अर्थ होता है विज्ञान, यानी समाज शास्त्र या विज्ञान। समझ में आ गया। तो ये दो भागों से या भाषाओं से उत्पन्न हुआ है, उत्पत्ति हुई है लैटिन ग्रीक की। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है। आपके पास ऑप्शंस भी हैं, जो टेस्ट दे रहे हैं टेस्ट भी दे लीजिए, क्योंकि आपके हर एक चैप्टर के कोई ना कोई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लिया गया है। तो जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत में कौन संबंधित है स्टूडेंट, दूसरे का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, माल्थस जी हो जाएंगे। माल्थस की जनसंख्या के बारे में आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत बताइए, इसका सूत्र बताइए जो कि माल्थस के अनुसार हो। खासकर ये जियोग्राफी में ज़्यादातर पूछा जाता है, सोशियोलॉजी में भी पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अनुकूलतम अथवा आदर्श जनसंख्या के सिद्धांत का समर्थक है। अनुकूलतम अथवा जो आदर्श जनसंख्या के सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो कौन है, डाल्टन जी हैं, प्रो डाल्टन। याद रखिएगा, प्रोफेसर भी इनका नाम हो सकता है। तो तीसरे का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को मैं बता दूं स्टूडेंट, यदि आप लोगों ने हमारा टॉपिक वाला वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि आप 2025 में पेपर देने वाले हैं 12th का, तो सोशियोलॉजी में हमने टॉपिक वाला वीडियो बना दिया है जो कि पूरे साल की तैयारी उसमें मैंने कराई हुई है। उसमें क्या है, उसमें हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को बताए हैं। सबसे पहला आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, दूसरा लघु, और तीसरा आपका विस्तृत उत्तरीय। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस उस टॉपिक वाले वीडियो में शामिल हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने उसमें कवर किया है। तो आप लोग जाकर वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिए और उसके सारे क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कीजिए, क्योंकि अब टाइम बहुत ही कम बचा है, टाइम में हमें तैयारी करना है और आपका भी टारगेट है 95 प्लस लाना। तो बहुत बड़ी टारगेट नहीं है स्टूडेंट, ये आप अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो बस आप मेहनत कीजिए और हमारा टॉपिक वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ही वो वीडियो बनाए हैं। चौथा नंबर देखिए, प्रबल जात की अवधारणा मानसिक उपज है। जो प्रबल जात की अवधारणा है ये मानसिक उपज है किस चीज़ का, हंटन, घुरिये या एम.एन. श्रीनिवास या डी.एन. मजूमदार, ये किसकी अवधारणा है, प्रबल जात से रिलेटेड है, याद रखिएगा। तो एम.एन. श्रीनिवास इसके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि चौथे का सी राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, जाति क्या है। जाति देखिए स्टूडेंट, क्योंकि समाज शास्त्र है तो इसमें जाति और समाज से रिलेटेड आपका क्वेश्चन जाता है। जाति भेदभाव, उसके बाद में रीति रिवाज, सांस्कृतिक धर्म, समझ में आ गया, ये सारी चीज़ें, जनसंख्या। तो जाति क्या है इसके बारे में आपको बताना है। जाति एक बंद वर्ग है, खुला वर्ग है, या इनमें से कोई नहीं है, या दोनों वर्ग है। तो फिलहाल जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, जाति एक बंद वर्ग है। अब देखिए बंद वर्ग कैसे है, मैं थोड़ा आपको समझा दूं। बंद वर्ग ये है कि जैसे आप जिस जाति में पैदा होते हैं,
ठीक है, वो जात आपका रहता है। ये नहीं कि जात आप ट्रांसफ़र कर लेते हैं, समझ में आ गया। जात आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जिस जात में पैदा हुए, मान लीजिए कि आप ब्राह्मण में पैदा हुए तो ब्राह्मण आप कहलाएंगे, क्षत्रिय में पैदा हुए तो क्षत्रिय, शूद्र में तो शूद्र में आप शूद्र में पैदा हुए। अब आप सोचिए कि ब्राह्मण में चले जाएं तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी जाति वो नहीं है। जिस कुल में आपने पैदा हुए वही है, क्योंकि जाति एक बंद वर्ग कहलाता है। समझ में आ गया, बस इतना आप समझिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? देखिए, सोशियोलॉजी में ज़्यादातर आपकी पुस्तक से रिलेटेड, क्योंकि 10 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें 2 या 3 आपका 2 या 3 लगभग क्या है, मेरे हिसाब से 2 या 3 आपका बुक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि इस किताब के लेखक कौन है। समझ में आ गया। तो उस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जो कि महत्वपूर्ण लेखक और उनकी पुस्तकों का नाम हमने बताया हुआ है, जो पेपर में हर साल लगभग क्या है पूछे ही जाते हैं। तो कास्ट इन इंडिया मॉडर्न जो आपका है पुस्तक, लेखक का जो नाम है, ये जो लेखक जी हैं वो हैं M.N. श्रीनिवास जी। कौन है? M.N. श्रीनिवास जी। 6 नंबर का आपका वी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, भारत में 1990 के दशक में नई आर्थिक, देखिए कॉमा लगा है, नई आर्थिक नीति में किसे महत्व नहीं दिया गया? तो किसे महत्व नहीं दिया गया? 7वें का आपका डी हो जाएगा विमुद्रीकरण, या इसको विमुद्रीकरण कहते हैं। ये देखिए, जिसका अर्थ क्या होता है, देखिए दूसरा अर्थ देखा जाए तो उसका होता है नोटबंदी, विमुद्रीकरण का, लेकिन यहाँ पर अर्थ कोई अलग हो जाएगा। नई आर्थिक नीति को किसे महत्व नहीं दिया गया, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित जात तथा जनजात। देखिए, अनुसूचित जात तथा जनजात ब्रैकेट में देखिए, अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? यानी जो ये अत्याचार निवारण अधिनियम है जो लागू हुआ था स्टूडेंट, वो कब हुआ था? तो इनमें से बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हमने आंसर चेक किया, यानी विकल्प चेक किया, तो गूगल में दिखा रहा था 30 जनवरी 1990, यानी 1990 दिखा रहा था, लेकिन बुक के हिसाब से देखा जाए तो आपका वर्ष 1989 दिखा रहा था। तो 8वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 9 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों के लिए प्रतिबंध, यानी प्रतिबंध ब्रैकेट में हम उपबंध भी कह सकते हैं, ये है। तो किस अनुच्छेद में, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 4 ऑप्शंस। इसी तरीके से 4 ऑप्शंस आपके पेपर में भी दिए जाएंगे। तो जो 9 नंबर क्वेश्चन है इनमें से डी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 335 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी 9 नंबर का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गूगल पर आपका दिखा रहा था 341 अनुच्छेद। तो आपके हिसाब से दोनों में से करेक्ट आंसर क्या होता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो 9 नंबर भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में विविधता के कारण उत्पन्न चुनौती में से एक नहीं है। तो एक नई चुनौती कौन सा नहीं है? रंग भेद नहीं है भैया, रंग भेद जो चुनौती है ये नहीं है। भारत में विविधता के कारण, यहाँ पर देखेंगे विविधता के कारण उत्पन्न चुनौती नहीं है, तो वो यही नहीं है। उसके बाद में देखिए 11 नंबर, क्षेत्रवाद के प्रबल होने का क्या कारण है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पिछले साल 2024 के पेपर में भी पूछा गया था 2024 के पेपर में। तो क्षेत्रवाद का जो प्रबल होने का कारण है वो सारे कारण यही हैं, ये सभी, यानी भाषाई प्रेम भी है, असंतुलित आर्थिक विकास भी, और सामाजिक अन्याय और पिछड़ापन, यानी ये सारी चीज़ें हैं जो क्षेत्रवाद के प्रबल होने का एक प्रकार से क्या है, कारण है। तो 11 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में 19वीं शताब्दी के दौरान चाय के बागानों की नई स्थापना की गई? चाय के बागानों की स्थापना क्या है की गई, ये आपको बताना है। तो 12 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोग बताइएगा। बंगाल हो जाएगा, असम हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, या आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर चाय के बागान की बात हो रही है तो असम हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ?
राष्ट्रवाद का जो जन्म है ये किसके परिणाम स्वरूप हुआ, ये आप लोगों को बताना है। सांप्रदायवाद, उपनिवेशवाद, जातिवाद या प्रजातिवाद। तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, प्रजातिवाद हो जाएगा, जो कि बुक के हिसाब से स्टूडेंट दिया हुआ इसका आंसर। हमने गूगल पर सर्च किया तो राष्ट्रवाद का बता रहा था जातिवाद। तो इन दोनों में से देखिए काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि सर क्वेश्चन को क्या है गलत कर देते हैं, क्वेश्चन के आंसर को गलत बताते हैं। ऐसा नहीं है, मैं क्या है अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताता, जो बुक में दिया होता है, बुक में भी काफ़ी बार क्या है गलत दिए होते हैं ऑप्शंस, तो मैं रिसर्च करता हूँ ताकि आपका एक एक नंबर कटे ना। तो गूगल पर भी मैं रिसर्च करता हूँ और वहाँ पर भी कभी कभी क्या है वहाँ पर एक प्रकार से घुमा देता है, वहाँ पर भी सही ऑप्शंस नहीं बताता, कभी बताता है जातिवाद, कभी बताता है प्रजातिवाद, कभी सांप्रदायवाद या उपनिवेशवाद। तो इसीलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ। फिलहाल जो राइट आंसर हो जाएगा प्रजातिवाद बताया गया है और गूगल में जातिवाद। तो दोनों में से जो सही होगा करंट आंसर जो है आपका कॉमेंट में बताइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंदु प्रकाश किसकी रचना है। इंदु प्रकाश किसकी रचना है हमने काफ़ी बार आप लोगों को बता चुका हूँ। इनमें से जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे विष्णु शास्त्री जी। इंदु प्रकाश इनकी रचना है, विष्णु शास्त्री जी की। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 15 नंबर, भारत में आधुनिकीकरण का प्रमुख कारक कौन है। आधुनिकीकरण का क्या है आपको प्रमुख कारक बताना है। औद्योगिकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण या इनमें से सभी। तो हमारे हिसाब से जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, जो कि 15 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यानी औद्योगिकरण भी है, नगरीकरण भी है, पश्चिमीकरण भी है, जो कि आधुनिकीकरण का एक प्रकार से कारक है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ये तो आंसर का सभी को पता होगा, जो कि ग्राम पंचायत जो ग्रामीण इलाके के स्टूडेंट हैं, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उनको पता होगा कि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। यानी एक ग्राम प्रधान का, यानी जो ग्राम प्रधान होते हैं ग्राम पंचायत का कार्य होता है एक ग्राम प्रधान का 5 साल का कार्यकाल होता है, यानी 5 साल के लिए वो प्रधान बनाता है। तो 16 नंबर का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, क्या पूछा गया है कि ग्रामीण भारत में जीविका का एकमात्र साधन है। तो इसका भी आंसर सभी स्टूडेंट को पता होगा, जो हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं उनका आंसर पता होगा, क्योंकि कृषि हो जाएगा। यानी कृषि ही एक ऐसी जीविका है, यानी कृषि से क्या है वो खेती करेंगे, कृषि करेंगे और उसी से अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। ठीक है, अपनी सारी चीज़ों को वो क्या है कंप्लीट करेंगे कृषि से। समझ में आ गया। तो जो ग्रामीण इलाकों के लोग रहते हैं, किसान रहते हैं, वो कृषि से ही अपना सारा जीवन यापन करते हैं। उसके बाद में देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। काफ़ी बार हमने बताया है आप लोगों को, हरित क्रांति का जनक बताना है, भारत की बताना है तो M.N. स्वामीनाथन हो जाएंगे, जो कि 18 नंबर का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 18 नंबर का बी ऑप्शन राइट आंसर है। उसके बाद में देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, भारत में उदारीकरण किस दशक में अपनाया गया। तो उदारीकरण जो किस दशक में अपनाया गया, तो वर्ष 1990 में अपनाया गया। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन थे और जो भी टेस्ट दे रहे थे अपने हिसाब से टेस्ट दीजिए, कमेंट में ज़रूर उसका आंसर हमें बताइएगा कि हमारा इतने में से इतना सही गया। लास्ट का क्वेश्चन देखिए, जो कि आखिरी क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। देखिए, प्राचीन भारत किस अंतर्राष्ट्रीय मार्ग का हिस्सा था। प्राचीन भारत किस अंतर्राष्ट्रीय मार्ग का हिस्सा था, ये आपको बताना है। कपास मार्ग, स्वर्ण मार्ग, रेशम मार्ग या समुद्र मार्ग। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, रेशम मार्ग हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने सिर्फ 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया था, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके पेपर के दृष्टि से और आपकी बुक से ही सारे क्वेश्चन लिए गए थे। आई होप कि आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।